ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि से अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलयक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर, मतलब जिसमें वो मिल जाए, मिलाकर उसको गर्म करते हैं और फिर गर्म अवस्था को कीप द्वारा छान लेते हैं। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा करते हैं। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक, मतलब जैसे चीनी और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल के 348 केल्विन ताप पर गर्म करने पर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। मतलब गर्म करना होता है, तो ये क्या होता है? रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। आगे है आसवन, डिस्टिलेशन। जब दो द्रव्यों के क्वथनांक में अंतर अधिक होगा तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं। अर्थात जब द्रव्य के मिश्रण को अलग अलग करने की विधि है, इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण और दूसरा क्या होता है? संघनन। डिफरेंस होना चाहिए, वैसे ही पता चल जाता है कि मान लो कोई 10 डिग्री पे उबल रहा है, कोई 40 डिग्री पे हो रहा है, तो हम इसको गर्म करेंगे, 10 पे वाष्पित हो जाएगा और इसको ऊपर निकाल लेंगे, इसको नीचे निकाल कंडेंसेट कर लेंगे, फिर वो हमको मिल जाएगा। आगे आपका ऊर्ध्वपतन, सब्लिमेशन। ये तो आसान होता है। सब्लिमेशन का हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस विधि के द्वारा ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा नहीं। इस विधि से कर्पूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। याद रखो, कर्पूर, ये सब सब्लिमेशन का उदाहरण है। नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, आपको ऑप्शन में पूछेगा इसमें से किसमें ऊर्ध्वपतन होता है, तो कर्पूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन याद रखना है आपको। अब है आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस विधि से वैसे मिश्रण द्रव्य को अलग करते हैं जिसके क्वथनांक में अंतर बहुत कम हो। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? बहुत अधिक। इसमें क्या है? बहुत कम है। खनिज तेल या कच्चे तेल से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इसी विधि से अलग करते हैं। यानी मिट्टी तेल या इस सबको निकालना होगा तो हम आंशिक आसवन करते हैं। अब है वर्ण लेखन। वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी। इस विधि द्वारा या इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों के अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अवशोषण पदार्थ के भिन्न भिन्न दूरियों पर अवशोषित होता है। इस प्रकार वे पृथक हो जाते हैं। अवशोषण के द्वारा हम वर्ण लेखन से अलग करते हैं। अब भाप आसवन, स्टीम। इस विधि में कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि। अब आगे दिया गया पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जिसमें पहला है द्रव्यनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु के द्रव्यनांक कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता है यानी ठोस के आखिरी कण तक, तब तक ताप स्थिर रहता है। यदि विशेष जो दबाव रहता है, प्रेशर जो होता है, वो फिक्स रहे। ये मतलब मेल्टिंग मतलब पिघलना, जिस पे वो पिघलता है ना, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब है फ्रीजिंग, जिस पे ठंडा हो जाएगा। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव्य जम जाएगा उसे हिमांक कहते हैं। सामान्यतः पदार्थ का द्रव्यनांक और हिमांक बराबर होता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, उससे अगर आप कम करोगे तो वो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। थोड़ा इसे इधर होगा तो वो पानी बन जाएगा। अशुद्धि की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमान दोनों कम होता है। अगर आप उसमें अशुद्धि मिला देते हो तो उसका हिमांक और द्रव्यमान क्या हो जाता है? द्रव्यनांक दोनों कम हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अशुद्धि मिलाने से क्या होता है? द्रव्यनांक और हिमांक दोनों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब द्रव्यनांक पर दाब का यानी प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। उन पदार्थों के द्रव्यनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, तांबा। समझो फिर से, पानी है, उसमें अगर हमने बर्फ को डाल दिया तो बर्फ क्या होगा? तैरेगा ना पानी में। लेकिन मोम का पिघला हुआ पार्ट है, उसमें आप मोम डालोगे तो डूब जाएगा। तो दोनों तो यहाँ पे लिक्विड ही है और ठोस ही है, लेकिन ये चेंजेज क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो मोम वाला बात किया ना, मोम और तांबा, इसमें यही चीज होता है, डूब जाता है। मतलब इस कंडीशन में इसका आयतन क्या होता है? गलने पर बढ़ जाएगा। आयतन गलने पर बढ़ जाएगा।
लेकिन पानी में क्या होता है, गलने पर उसका आयतन जो होता है घट जाता है, जबकि जमने पर बढ़ता है। आप लोग बोतल में पानी भर के फ्रिज में डाल दो तो बोतल का आयतन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो ठंडा होता है, तो वहाँ पे ठंडा करने पर, फ्रीज करने पर, जमाने पर वो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे गलाने पर बढ़ता है। तो दोनों सेंटेंस को सही से समझना है और एग्जाम्पल याद करना है, ठीक ना। अब आगे दिया गया, उन पदार्थों का द्रव्यनांक दाब बढ़ने पर घट जाता है। दाब बढ़ने पर यहाँ पे घटेगा जिसका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे कि बर्फ, ढलवा लोहा आदि। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। क्रिस्टलीय पदार्थ, इसको लो एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार आप खुद से पढ़ना इस दोनों सेंटेंस को, ठीक ना, ताकि पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो। आगे, गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाता है। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। क्रिस्टलीय पदार्थ में से अधिकांश पदार्थ क्या होता है, गलने पर आयतन बढ़ता है, गलने पर आयतन बढ़ता है। इसमें क्या होगा, गले हुए द्रव में वो क्या होगा, खुद डूब जाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था। ये अगर आपका क्लियर रहेगा ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि दाब बढ़ने पर उसके द्रव्यनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी सेंटेंस थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, कुछ पता नहीं चल रहा हो सकता है, लेकिन एग्जाम में ये बहुत पूछता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे प्रश्न क्या आएगा कि बर्फ पे जो स्केटरिंग करते रहते हैं लोग, तो वो बर्फ क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर पड़ता है ना, और प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, दाब जो होता है ना वो घट जाता है, ठीक ना। आगे देखो, ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मिथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। गला देंगे तो आयतन क्या होगा, सिकुड़ेगा। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लावन करते हैं। इस विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लावन करता है। सांचे में केवल, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे लोहे का सिक्का बनाना होगा, टीन का सिक्का बनाना होगा, तो आप एक खाका तैयार करो, उसमें डाल दो, ठीक, सिक्का बन जाएगा। लेकिन सोने का अगर सिक्का बनाना हो, तांबे का सिक्का बनाना हो, तो उसके लिए आप सिक्का बनाओ और फिर उसे मोहर मारो, क्योंकि ढालोगे ना और फिर छोड़ोगे तो वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, सही से छोटा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, सही से वो आयतन नहीं ले पाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सांचे में केवल वो पदार्थ ढाले जाते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि वे सांचे का आकार तभी वो पूर्णतः ले पाएंगे। अगर वो कम हो जाएगा तो फिर नहीं ले पाएगा, इसलिए उसमें मोहर का काम आता है तब। आगे, मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ से बने होते हैं जो जमने पर आयतन बढ़ते हैं। जमने पर आयतन बढ़ेगा, उसी का मुद्रण में प्रयोग किया जाता है। लेकिन पहले तांबा का भी होता था, सोना चांदी भी होता था। सोना चांदी की मुद्राएं ढाली नहीं जाती थी, केवल उसमें मोहर लगाया जाता, स्टाम्प लगता था, क्योंकि उसका क्या होता है ना, जमने के बाद वो आयतन क्या होता है, घट जाता है, तो सही से शेप ही नहीं ले पाएगा। मिश्र धातुओं का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट उसे बनाने वाले पदार्थ के गलनांक से कम होगा। जब भी अशुद्धि मिल जाएगा ना तो वो कम ही कर देता है, क्योंकि अशुद्धि डाल देने पर पदार्थ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ये बर्फ के साथ भी होगा। हिमकारी मिश्रण क्या होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर। किसी ठोस को उसके द्रव्यनांक पर गलने के लिए उष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त उष्मा होगी। यह उष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रव्यनांक पर वह जल से उष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा तथा मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरणतः घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ के 3 भाग मिलाया जाता है और इस मिश्रण को -20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। अच्छा, ये जो है ना, कभी ट्राई करना, हालांकि ट्राई नहीं करना। आइसक्रीम जैसे आप दुकान से लाते हो ना, तो पूरा बर्फ जैसे जमा रहता है, आप अपने घर के फ्रिज में डाल दो, वो तो नहीं रहेगा, क्योंकि घर का जो फ्रिज होता है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस या -1-2 पे रहता है, तो वो आपका पिघल जाएगा अपने रूम में आने के बाद। अब है वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है वाष्पन और दूसरा होता है क्वथनांक, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्पन में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। क्वथनांक से कम तापमान पर अगर द्रव का वाष्पन परिवर्तित हो जाए तो हम क्या कहेंगे, वाष्पन कहेंगे। वाष्पन क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला तो है क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा, वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। और क्वथनांक कहाँ कम होगा, जहां वायुमंडलीय दाब कम होगा। ओके, पहाड़ी वाले इलाके पे, क्योंकि कुकर में क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी पकता है। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। द्रव का ताप अगर अधिक होगा तो वाष्पन भी क्या होगा, अधिक होगा। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी होगा। जैसे देखोगे कि पानी को फैला के रख दो तो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसका पृष्ठ क्या होता है, क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, इसलिए वो अधिक तेजी से वाष्पित होगा। द्रव के पृष्ठ पर द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा उतना ही वाष्पन तेजी से होगा। और सी है, द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन का दर क्या होगा, घटता जाएगा। मतलब पानी का लेयर जितना मोटा होगा वाष्पन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पानी गर्म करने में टाइम लगेगा। अब है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर पानी उबलना शुरू होता है। दाब की किसी दिए हुए नियत मान, हर जो समान होता है उसका अलग अलग होता है, तो दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए यह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए, उस नियत ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जिस पर वो लिक्विड में है और वाष्प में बदलना शुरू हो जाए। दाब बढ़ाने पर यानी प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर से यहाँ वायुमंडलीय दाब भी हो सकता है, ठीक ना। तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। और दाब घटाने पे द्रव का क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। दूसरा